हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोगों ने 2 दिन में 2 क्लास में 1 से लेकर 30 तक के पृष्ठ को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 31 से लेकर के 45 तक के पेज को। ठीक है, 31 से लेकर 45 तक के पेज को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग 2 क्लास नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, और जब तक आप शुरू से नहीं देखेंगे तब तक यह समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह गाइड है, आप लोगों को पता है, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की। और इस गाइड से किसी भी एग्जाम में, जो भी एग्जाम हो, हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग मिस ना करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो लोग क्लास देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग भी इसको शेयर करें। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे राजभाषा, कि हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब दी गई। पहला पॉइंट है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई। कब? 14 सितंबर 1949 को। सेकेंड पॉइंट है कि भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है, तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो निम्न है। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। असमिया है, बंगला है, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी और संस्कृत और संथाली। पहले 8 ही थे। ठीक है, पहले 8 थे, उसके बाद से इसमें जोड़ा गया है बाद में से। ठीक है, कब कब जोड़ा गया है आइए देख लेते हैं। यहाँ हम ट्रिक लिख दिए हैं। 1967 में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ी गई, और 1992 में 71वें संविधान संशोधन में 71वें संशोधन में नेमको यानी नेपाली, म से मणिपुरी और को से कोंकणी जोड़ी गई। और सन 2003 में 92वां संविधान संशोधन में BDMS यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। ठीक है, तो ये हम लिख दिए हैं, अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। इधर दिया है डिटेल में। और सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है, ऐसे करके 22 भाषाएं यहाँ हैं। ठीक है, अब यह दिया है पॉइंट में कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। सॉरी, हम उधर 18 बोल दिए हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। संविधान 21वां संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, 14 भाषाएं, और जब एक जुड़ा 21वां संशोधन में तो यह 15 हो गया। और 71वें संशोधन अधिनियम 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिए जाने पर यह संख्या 18 हो गई। ठीक है, सबसे पहले 14 थी मूल संविधान में, उसके बाद से एक और जुड़ा 15 हुआ, उसके बाद से 3 और जुड़ा 18 हुआ, और 92वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत 2003 में इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। ठीक है, जिससे अब यह बढ़कर 22 हो गई है। टोटल 22 हो गई। पहले 14 था, उसके बाद से एक जोड़ा गया 15 हुआ, उसके बाद से फिर 3 जोड़ा गया 18 हुआ, फिर 4 जोड़ा गया 22 हुआ। ठीक है, तो अगर पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी तो 22 नहीं बल्कि 14। ठीक है, संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध। अब यहाँ दिया है अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक कि किस अनुच्छेद में क्या है। तो 343 में है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह कई बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 में। तथा भारतीय अंगों का रूप अंगों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा, तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए। ठीक है, तो इसमें 3-4 पॉइंट हम लोग को दिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और अंकों का रूप जो है अंतर्राष्ट्रीय होगा। ठीक है, ये 2 हो गया। तीसरा पॉइंट है कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा।
और उसके बाद से है कि इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में निर्दिष्ट किया जाए। 3 पॉइंट है यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। 3 पॉइंट है, ठीक है। 3 पॉइंट है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप, अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा और 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। यही 3 पॉइंट है इसमें अनुच्छेद 343 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 344। 344 में कहा गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। इसको याद रखिएगा। यदि पूछे राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 344 में। अनुच्छेद 344 में आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे। किस किस के बारे में सिफारिश करेगा? शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में और संघ की और राज्य की अधिनियमित नीतियों के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप, और 5वां है कि संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि। इसमें से कोई नहीं पूछा गया है, लेकिन ये पूछा गया है 5 नंबर वाला, ठीक है। 5 नंबर वाला पूछा गया है कि संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा के बारे में सिफारिश किया गया है किस अनुच्छेद में? 344, ठीक है। तो सिर्फ पत्र से भी आप लोग याद रख सकते हैं। पत्र के बारे में कहा गया है 344 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आयोग से यह अपेक्षा की गई है कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 345 में है किसी राज्य या विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाले भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। तब जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा है। अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 है कि संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। और यहाँ भी पत्र की बात आ गई है। 344 में भी था और 346 में भी है। यदि 2 या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। 347 में है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। अब अगला अनुच्छेद है 348। जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी, ठीक है। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। लेकिन किसी राज्य या राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा। लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रियां तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। अनुच्छेद 349 में दिया है कि संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। अब 350 में दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। प्रत्येक व्यक्ति किसमें? 350 में। और ये मोस्ट है कि किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक का प्रयोग कहाँ किया गया है? अल्पसंख्यक के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 350 में, ठीक है। पत्र की बात 44 में और 46 में कही गई है, 44 और 46 में, और अल्पसंख्यक की बात 50 में।
यहाँ दिया गया है किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षोपायों से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। ठीक है। अब लास्ट आता है 351 अनुच्छेद। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, और यह मोस्ट है, यह भी पूछता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, या किस अनुच्छेद में कहा गया है? 351 में कहा गया है। उसका विकास करे ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतया संस्कृत से और गौणतया अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। विधानमंडलों की भाषा। यहाँ विधानमंडलों की भाषा है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। ठीक है। संसद की भाषा का उपबंध है। उसमें कहा गया है कि संसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यथास्थिति सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। और यहाँ पॉइंट दिया है कि संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में थोड़ा सा उलट दिया गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ अनुच्छेद भाग 5 के अनुच्छेद 120 में, भाग 5 के अनुच्छेद 120 में और भाग 6 के अनुच्छेद 210 में, ठीक है, इसको उलट दिया है। इसमें संसद की भाषा का उपबंध है और इसमें राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। बस इतना ही अंतर है। राज्य के विधानमंडल के कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है, वही बात कहा गया है, लेकिन यहाँ विधानमंडल में कहा गया और यहाँ संसद में कहा गया है। किसी सदन या पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, और यह दोनों इंपॉर्टेंट है, भाग 5 और भाग 6। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है सन 1950 ईस्वी के बाद हिंदी की प्रगति कैसे हुई। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर यानी बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। और इसको याद रखिएगा, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1995 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। इस आयोग में 21 सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है, राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। कब? 1957 में। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया। और यहाँ सबसे मोस्ट यही है, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर बीजी खेर के अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। ठीक है। अब यहाँ की संयुक्त संसदीय समिति के सुझाव पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 स्थायी आयोगों की स्थापना की जो निम्न है। अब यहाँ आयोग है, अब किस वर्ष इसकी स्थापना हुई। राजभाषा विधायी आयोग 1961 में विधि मंत्रालय द्वारा, और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, विधायी आयोग विधि मंत्रालय द्वारा और तकनीकी शब्दावली शिक्षा मंत्रालय द्वारा। सन 1967 ईस्वी में 1976 ईस्वी में राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया। यानी जो पहला है विधि मंत्रालय द्वारा जो किया गया था वह समाप्त कर दिया गया। राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम निम्न है और इसको स्टार लगा लीजिए। ठीक है, यह कई बार नेट में भी पूछा गया था, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इधर अधिनियम दिया गया, इधर वर्ष दिया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित हुआ 1967 में। राजभाषा संकल्प 1968 में, प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम 1973 में और राजभाषा नियम 1976 में। अभी राजभाषा नियम 1976 में। ठीक है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं। जो ये 1963 आप देख रहे हैं राजभाषा अधिनियम, इसमें कुल 9 धाराएं हैं। राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम है, 9 धाराएं हैं और
12 नियम है। ये राजभाषा नियम है और यहाँ राजभाषा अधिनियम है। ठीक है, वहाँ राजभाषा अधिनियम में और 9 धाराएं हैं, राजभाषा नियम में कुल 12 नियम है। ठीक है, राजभाषा नियम 1967 के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्ग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो निम्न है। और यहाँ से भी प्रश्न ऐसे बनता है कि कौन इसमें से क वर्ग क्षेत्र है या ख वर्ग क्षेत्र है। पंजाब को पूछा गया था, पंजाब किस वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो याद रखिएगा ख वर्ग के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब यह क वर्ग क्षेत्र और ख वर्ग क्षेत्र ग वर्ग क्षेत्र है क्या, आइए देखते हैं। पत्र व्यवहार हिंदी में ही किए जाएंगे, यह क वर्ग क्षेत्र में आएगा। हिंदी में ही किए जाएंगे, यह क वर्ग के क्षेत्र में आएगा। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली है। और ख वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत आएगा कि पत्र व्यवहार में द्विभाषिक नीति का पालन हो, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों आए। इसमें आ जाएगा पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। और ग वर्ग के अंतर्गत आएगा पत्र व्यवहार अंग्रेजी में ही किया जाए। ठीक है, क वर्ग में हिंदी में, ख वर्ग में हिंदी अंग्रेजी दोनों में, और ग वर्ग में केवल अंग्रेजी में। और इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषी क्षेत्र आएगा। ठीक है, अब आता है कि हिंदी व्याकरण का इतिहास। हिंदी व्याकरण का इतिहास एक परिचय। संभवतः 1658 ईस्वी में मिर्जा खां द्वारा रचित ब्रजभाषा व्याकरण हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण है। ठीक है, हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण कौन सा है, ब्रजभाषा व्याकरण। खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण सन 1715 ईस्वी के आसपास बोलचाल की भाषा को आधार बनाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जोहान्स जोशुआ केटलर ने लिखा था। और यह पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि प्रथम व्याकरण किसने लिखा था, जोशुआ केटलर ने लिखा था। जॉर्ज ग्रियर्सन तथा सुनीति कुमार चाटुर्जिया के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर 1790 ईस्वी है। ठीक है, हिंदुस्तानी ग्रामर अंग्रेजी पद्धति पर लिखा हिंदी का प्रथम व्याकरण है। यह हिंदी में नहीं है बल्कि अंग्रेजी पद्धति पर लिखा गया है। हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं। जॉन फर्ग्यूसन ए डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। जॉन बोर्थनी गिलक्राइस्ट ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज और द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक। केलाग लिखते हैं ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज 1875 ईस्वी। ग्रिप्स लिखते हैं एडविन ग्रिप्स आधुनिक हिंदी व्याकरण 1896 ईस्वी। हडले लिखते हैं शार्ट ग्रामर ऑफ द मूर्स लैंग्वेज 1779 ईस्वी। और लल्लूला लिखते हैं हिंदी कवायद, इसको ध्यान रखिएगा। श्रीलाल लिखते हैं भाषा चंद्रोदय 1853 और रामजतन लिखते हैं भाषा तत्वबोधिनी 1858। यहाँ ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गिलक्राइस्ट का है ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। नवीन चंद्र राय, नवीन चंद्रोदय 1869 ईस्वी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी ने लिखा है हिंदी व्याकरण 1870 ईस्वी। पंडित हरिगोपाल ने भाषा तत्व दीपिका लिखा। पादरी एथरिंगटन ने भाषा भास्कर। केशवराम भट्ट ने हिंदी व्याकरण। ठाकुर रामचरण सिंह ने भाषा प्रभाकर लिखा। राम अवतार शर्मा ने हिंदी व्याकरण लिखा। विश्वेश्वर दत्त शर्मा ने भाषा तत्व प्रकाश। रामदयन मिश्र ने प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। गोविंद नारायण मिश्र ने विभक्ति विचार। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने हिंदी कौमुदी, इसको याद रखिएगा, हिंदी कौमुदी अंबिका प्रसाद वाजपेयी। ठीक है, और कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण। और यह पूछा गया था बीपीएससी पीजीटी टीजीटी में कि कामता प्रसाद गुरु की व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु की जो व्याकरण की पुस्तक है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण। किशोरदास वाजपेयी ने लिखा है ब्रजभाषा का व्याकरण 1943 ईस्वी। दूसरा लिखा है राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी। और तीसरा लिखा है हिंदी शब्दानुशासन 1957 ईस्वी। और यह तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है ब्रजभाषा व्याकरण। अब पॉइंट देखते हैं कि अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने संभवतः प्रथम बार हिंदी व्याकरण को प्राकृत के आधार पर लिखने या बनाने पर बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरदास वाजपेयी के ब्रजभाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। और इसको स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ब्रजभाषा का व्याकरण जो लिखा है किशोरदास वाजपेयी ने, उसको क्या कहा है, हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने। ठीक है,
अगला पॉइंट है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि पंडित किशोरीदास वाजपेयी कृत हिंदी शब्द अनुशासन भाषा विज्ञान से संबलित हिंदी का व्याकरण है। अब आगे देखते हैं। हिंदी के अन्य प्रमुख व्याकरण ग्रंथ निम्न हैं। आर्येंद्र शर्मा का है आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण, रामचंद्र वर्मा का है अच्छी हिंदी, शिवेंद्र कुमार वर्मा का है हिंदी व्याकरण का विधिवत विवरण, शिवपूजन सहाय का है व्याकरण दर्पण, दी मसीत्स का है हिंदी व्याकरण की रूपरेखा, स्वामी निगमानंद का है हिंदी का मौलिक व्याकरण, रमाकांत अग्निहोत्री का है हिंदी का एक मौलिक व्याकरण, बद्रीनाथ कपूर का है परिष्कृत हिंदी व्याकरण, हरदेव बाहरी का है व्यावहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना, और वचनदेव कुमार का है बृहद हिंदी भास्कर। यहाँ ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ हमने लिख दिया कि प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है और हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। और ये कन्फ्यूजन करने वाले सवाल हैं, इसीलिए हम ऐसे सवालों को एक जगह लिख देते हैं। ठीक है, प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है और हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को। अब 11वां नंबर पर दिया है कि वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है व्याकरण की आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, और यह तो सबके पास अवेलेबल होगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी भाषा का बृहद ऐतिहासिक व्याकरण। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों भी महत्वपूर्ण हैं। अब आगे है कि मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 तथा व्यंजन वर्णों की संख्या 33 स्वीकार किया जाता है। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ हैं। कितने हैं? 52 ध्वनियाँ हैं। वस्तुतः वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। कामता प्रसाद गुरु ने 43 वर्ण माना है। लीजिए, टोटल 52 ध्वनियाँ हैं, लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने 43 वर्ण माना है। मानक हिंदी वर्णमाला, इधर स्वर दिया गया है, नीचे व्यंजन दिया गया है। स्वर में है अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ अ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ टोटल 11 है। ठीक है, 11 स्वर है। और व्यंजन में है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी 25। उसके बाद से अंतस्थ और ऊष्म 26 27 28 29 30 31 32 33। और संयुक्त व्यंजन 34 35 36 37। अयोगवा और द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो 25 4 कितना हो जाएगा? 29 30 31 32 33। यहाँ टोटल 33 व्यंजन हो जा रहे हैं। और यह संयुक्त व्यंजन में आ जाएंगे अंग, अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह में, और द्विगुण व्यंजन में ड़ और ढ आ जाएंगे। ठीक है, अनुस्वार तथा विसर्ग अ का स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अयोगवाह स्वरों के ही अनंतर आते हैं। अब यहाँ स्वरों का वर्गीकरण किया जा रहा है। उच्चारण स्थान, मात्रा, जीव की स्थिति, मुख विवर, ओष्ठ की स्थिति आदि के आधार पर स्वरों का निम्न ढंग से वर्गीकरण किया जा सकता है। अब यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण हो रहा है। इधर स्वर दिया गया है, इधर उच्चारण, इधर मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, इधर जीव की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण, इधर मुख विवर के आधार पर, इधर ओठ की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछ देता है कि ऊ जीव की स्थिति के आधार पर क्या है? अग्र स्वर है, पश्च स्वर है, मध्य स्वर है। ऊ क्या है? पश्च स्वर है। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग याद रखेंगे। अ आ कंठ है, ई तालु है, उ ओष्ठ है, ए ऐ कंठ तालव्य है, ओ औ कंठोष्ठ है। ठीक है, ये तो इजी है, लेकिन ये भी इजी है मात्रा। अब यहाँ आ जाता है दीर्घ की स्थिति के आधार पर, कौन मध्य है, कौन पश्च है, कौन अग्र है। तो मध्य में एक ही है, मध्य में एक ही है ये अ, बाकी पश्च में 2 आ जाएगा, बड़ा आ छोटा ऊ और ओ औ। आ छोटा ऊ, ओ औ, बड़ा ऊ भी है। आ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, ये पांचों क्या हैं? पश्च स्वर हैं। आ ओ उल्लू पीछे पीछे। ठीक है, आ ओ ऊ, आ ओ ऊ,
क्या हो जाएगा, पश्च हो जाएगा, और मध्य हो जाएगा, बाकी जितना बचेगा वो अग्र हो जाएगा। ठीक है। अब मुख विवर के आधार पर कौन अर्ध विवृत है, कौन विवृत है, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, अर्ध विवृत विवृत, अर्ध समृत समृत, अर्ध समृत समृत, अर्ध विवृत विवृत, अर्ध विवृत विवृत। ठीक है। तो यहाँ से नीचे अर्ध विवृत विवृत है और यहाँ से ऊपर भी अर्ध विवृत विवृत है, बाकी इतना है अर्ध समृत समृत, अर्ध समृत समृत, यानी 4 जो हैं छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ये अर्ध समृत और समृत में आएंगे, बाकी अर्ध विवृत और विवृत में आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर उदासीन, केवल अ जो है मध्य है और केवल अ जो है उदासीन स्वर है, बाकी अवृतमुखी 3 ऊपर के जो है अवृतमुखी हैं, उसके बाद से 2 वृतमुखी, फिर 2 अवृतमुखी, फिर 2 वृतमुखी। ठीक है। इस तरह से है, ऊपर से 3 अवृतमुखी, उसके बाद से वृतमुखी, फिर उसके बाद से अवृतमुखी, उसके बाद से वृतमुखी। अब इसका ट्रिक क्या होता है, आइए अवृतमुखी, हम यहाँ ऊपर लिखे हैं आइए अवृतमुखी, इसका कहने का मतलब है आ ई ए आय, ये सब क्या हो जाएगा, अवृतमुखी हो जाएगा। यहाँ दिया गया है आ ई ए आय, ये 5 जो हैं अवृतमुखी के अंतर्गत आएगा, बाकी वृतमुखी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और अ जो है उदासीन है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 निकल गए, 6 7, 7 बच गए, वो क्या है, अवृतमुखी के वृतमुखी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। ये वाला तो हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि विवृत और अर्धविवृत, अर्धविवृत कौन सा है और विवृत कौन सा है। यह मुख विवर यानी मुख के खुलने के आधार पर है, कौन कितना खुल रहा है, कम खुल रहा है, जैसे ई में कम खुल रहा है अर्ध समृत हो जाएगा, और बड़ी ई में समृत हो जाएगा। इस प्रकार से इसको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न है। कौन सी विशेषताएं हैं, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, सही है। सभी स्वर अक्षरिक होते हैं, ये भी है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर घोषवर्ण होते हैं, और यह भी पूछा गया है, टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था कि सभी स्वर क्या होते हैं, तो सभी स्वर घोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। अब यहाँ व्यंजनों का वर्गीकरण किया जा रहा है। व्यंजनों को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। तो यहाँ दिया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर, कंठ से क वर्ग, तालु से च वर्ग, मूर्धन्य से ट वर्ग और दंत से त वर्ग, वत्सर्य दंतमूल से नसरल, वत्सर्य व्यंजन पूछा जाता है। वत्सर्य व्यंजन कौन सा है, नसरल। ठीक है। और ओष्ठ प वर्ग और दंतोष्ठ व और फ, याद रखिएगा। अब तक हम वही देखते थे, लेकिन व और फ दोनों है। दंतोष्ठ स्वर यंत्रीय, जिसको काकल्य वर्ण भी कहते हैं, इसे क को कहते हैं। ठीक है। अब है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर किया गया विभाजन भी 2 ढंग का होता है, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है। आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत ये स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे, 25 जो स्पर्श व्यंजन हैं वो आ जाएंगे आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद से अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, उसमें व्यंजन अर्धस्वर, पार्श्विक और लुंठित, लुंठित और प्रकंपित र को कहते हैं, पार्श्विक ल को कहते हैं, अनुनासिक में अंगई अड़ा म। ठीक है। ये सब आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आएंगे। अब बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत देखते हैं। बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत है घोष, अघोष, घोष, महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है। यह अघोष इधर होना चाहिए और घोष नीचे होना चाहिए, लेकिन यह गलत प्रिंट हो गया है। अघोष प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष होता है, और प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ण, 3 4 और 5, 5वां वर्ण क्या होता है, घोष होता है। ठीक है। और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होता है। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण होता है, अल्प प्राण। ठीक है। अब देखते हैं शब्द भेद। शब्द भेद दिया है, रूपांतर के अनुसार शब्दों के 2 भेद होते हैं,
एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी, जिसको अव्यय के नाम से जाना जाता है। विकारी के अंतर्गत 4 आते हैं, वो कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। रचना या बनावट के अनुसार शब्दों के 3 भेद होते हैं और यहीं से प्रश्न उठाया जाता है, रचना या बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं या कौन कौन होते हैं? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। और उत्पत्ति, इतिहास, विकास के अनुसार शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत या विदेशी शब्द। और वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों के 8 भेद होते हैं। ठीक है, रचना बनावट के अनुसार 3 भेद, उत्पत्ति इतिहास के अनुसार 4 भेद और वाक्य के प्रयोग के अनुसार 8 भेद होते हैं। 8 भेद में कौन कौन से हैं? शब्द इधर दिया है, इधर परिभाषा दिया है। 1 2 3 4 5 6 7, एक और छूटा है, 8 होना चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेष, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, यहाँ संबंध बोधक एक और होना चाहिए। संज्ञा, जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया की बात करें तो जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया विशेषण, जिससे क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक में होता है 2 शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। कोई भी वाक्य दे दिया जाए और बीच में तथा और ये सब होता है जोड़ने के लिए, वहाँ समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ठीक है, और विस्मयादि बोधक में विस्मय होता है, मनोविकार को सूचित करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं संज्ञा। विकारी में संज्ञा है, संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। जिस संज्ञा से किसी एक ही वस्तु, पदार्थ अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिस संज्ञा से किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं, पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिस संज्ञा से माप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म या गुण, अवस्था अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे दिया कि द्रव्यवाचक एवं भाववाचक संज्ञा का प्रायः बहुवचन नहीं होता है। द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा ये दोनों का बहुवचन नहीं होता है और इसको ख्याल रखिएगा। ठीक है, संज्ञा के रूपांतर या विकार 3 कारणों से होते हैं। किस किस कारणों से संज्ञा में विकार उत्पन्न होते हैं? लिंग, वचन और कारक के कारण। यह भी प्रश्न बनता है। संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री या पुरुष की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अभिकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उस रूप को कारक कहते हैं। कारक का एक और नाम क्या है? परसर्ग है। परसर्ग। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं जो निम्न हैं। अभी हम पीछे क्या पढ़े? कारक था ना? हाँ, कारक था। कर्ता कारक, इसकी विभक्ति होती है ने। कर्म कारक का को, कर्ण कारक का से, संप्रदान कारक का को के लिए, अपादान कारक का से और संबंध कारक का काके की, रारे री, नाने नी, अधिकरण कारक में मैं पर, संबोधन कारक में हेज, यहो इत्यादि। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें संबोधन कारक नहीं होता। ठीक है, अब आगे देखते हैं सर्वनाम। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, ठीक है, दिख रहा है। पुरुषों, वक्ता, श्रोता व अन्य के नाम के बदले आने वाला शब्द पुरुषवाचक कहलाता है। मैं, तू, आप। ठीक है, और निजवाचक में जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने लिए हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप पुरुषवाचक है, आपसे भिन्न। ठीक है, और निश्चयवाचक में वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है। यह, वह, से, यह निश्चय है कि यह पुस्तक मेरी है, तो इसलिए यहाँ निश्चयवाचक हो जाएगा।
अनिश्चयवाचक में जिस सर्वनाम से किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होता, जैसे कुछ, कोई, यहाँ पे विशेष वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किसकी बात हो रही है, कुछ या कोई। संबंधवाचक की बात करें तो जिससे वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो और सो। ठीक है। प्रश्नवाचक में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, कौन और क्या। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हिंदी में सब मिलाकर 11 सर्वनाम होते हैं। अब इधर दिया है मैं का हम हो जाएगा बहुवचन, तू का तुम। एक तरफ यह सर्वनाम दिया गया है, मैं, तू, यह, वह, सो, आप, जो, कौन, क्या, कुछ, कोई। ठीक है। अभी उसके आगे है कि सर्वनाम के रूपांतर 3 कारणों से होते हैं, पुरुष, वचन एवं कारक। 2 प्रश्न मिल गए। अभी उधर लिंग, वचन, कारक देखे हैं, संज्ञा का रूपांतर होता है, और यहाँ सर्वनाम का रूपांतर 3 कारणों से होता है, पुरुष, वचन एवं कारक। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर नहीं होता। लिंग के कारण रूपांतर कहाँ होता है? संज्ञा में, संज्ञा में। और सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। ठीक है, ये चीज अभी ऊपर भी बताया गया है। अब पढ़ते हैं विशेषण। कामता प्रसाद गुरु के आधार पर विशेषण के भेद एवं उपभेद का रेखाचित्र निम्न है। यहाँ दिया है विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। और इधर इसको कहाँ से बांटा गया है? निश्चित संख्यावाचक, अच्छा संख्यावाचक से बांटा गया है। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। ठीक है। और सार्वनामिक को 2 भागों में बांटा गया है, मूल सार्वजनिक, मूल सार्वनामिक, मूल सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। उसके बाद से निश्चित संख्यावाचक को गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक के नाम से बांटा गया है 5 भागों में। और गुणवाचक में पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक है। जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के रूपांतर के संबंध में कामता प्रसाद गुरु का मत सर्वमान्य है, जो निम्न है। हिंदी में अकारांत विशेषणों को छोड़कर दूसरे विशेषणों में कोई रूपांतर नहीं होता, परंतु सब विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। इसलिए यह कह सकते हैं कि विशेषणों में परोक्ष रूप से लिंग, वचन और कारक होते हैं। इस प्रकार के विशेषणों का विकार संज्ञाओं के समान उनके अंत के अनुसार होता है। हिंदी में विशेषण की 3 तुलनावस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के 2 भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। यौगिक धातु 3 प्रकार से बनते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से सकर्मक तथा प्रणातक धातु बनते हैं। संज्ञा विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से नाम धातु बनते हैं। एक धातु में 1 या 2 धातु जोड़ने से संयुक्त धातु बनते हैं। ये हो गई धातु। ठीक है। अब पढ़ेंगे क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया के रूपांतर निम्नलिखित कारणों से होता है। इधर क्रिया का रूपांतर दिया है, इधर उसका परिभाषा दिया है। वाच्य, वाच्य कितने होते हैं? 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ वाच्य के बारे में कहा जाता है कि जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है या कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में। ठीक है। और काल होता है जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो। अर्थ भाव को देखते हैं तो क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति या प्रयोजन का बोध होता है उसे अर्थ कहते हैं। पुरुष 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। लिंग 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष के निर्धारण करने को प्रयोग कहा जाता है। प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? कर्तरी प्रयोग, कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जिस क्रिया का रूपांतर होता है उसे कर्तरी प्रयोग कहते हैं। और कर्मणि प्रयोग, जिस क्रिया के पुरुष लिंग और वचन कर्म के पुरुष लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग होते हैं उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। भावे प्रयोग, जिस क्रिया के पुरुष लिंग और वचन कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होते उसे भावे प्रयोग कहते हैं। ठीक है। कर्मणि प्रयोग के 2 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग, कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग। भावे प्रयोग के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य भावे प्रयोग, कर्मवाच्य भावे प्रयोग और भाववाच्य भावे प्रयोग।
और वाच्य के 3 भेद होते हैं, जो कि अब तक ऊपर हम लोग देखें वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कौन कौन? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में क्रिया के कालों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जो निम्न हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। इसको आप लोग याद रखिएगा, याद कर लीजिए। वर्तमान काल में ये 5 आते हैं, कौन कौन? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। भूतकाल में 6 आते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। और भविष्य काल में 3 होते हैं: सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि भाव या अर्थ की दृष्टि से क्रिया मुख्यतः 5 भेद हैं। क्रिया के मुख्यतः 5 भेद में निश्चयार्थक क्रिया, संभावनार्थक क्रिया, संदेहार्थक क्रिया, आज्ञार्थक और संकेतार्थक क्रिया। क्रिया के जिन रूपों का उपयोग संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्द भेदों के समानों से कृदंत कहते हैं। रूप के अनुसार कृदंत 2 प्रकार के होते हैं: विकारी कृदंत, अविकारी या अव्यय कृदंत, जो कि अभी हम अविकारी और विकारी पढ़े हैं। क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, उसी तरह से यह है। क्रियार्थक संज्ञा, कर्तृवाचक संज्ञा, वर्तमानकालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत। अविकारी में दिया है पूर्वकालिक कृदंत, तात्कालिक कृदंत, अपूर्ण क्रिया 2 तक, पूर्ण क्रिया 2 तक। ठीक है, ये सब याद करने वाली, रटने वाली चीज़ें हैं। अब यहाँ देखते हैं, आज का लास्ट पेज है क्रिया विशेषण। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं, कौन कौन? ये 3 भेद कौन कौन से हैं? साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं: मूल या रूढ़, यौगिक, स्थानीय। इस भेद को हरदेव बारी नहीं स्वीकार करते हैं। ठीक है, इस भेद को हरदेव बारी नहीं स्वीकार करते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के मुख्य 2 भेद होते हैं: रीतिवाचक और परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं: अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनात्मक वाचक और श्रेणीवाचक। अब आगे देखते हैं संबंध सूचक। प्रयोग के अनुसार संबंध सूचक 2 प्रकार के होते हैं: संबद्ध और अनुबद्ध। ठीक है, और व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध सूचक 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ प्रयोग के अनुसार, यहाँ व्युत्पत्ति के अनुसार, मूल और यौगिक। अब बात करते हैं समुच्चय बोधक की। समुच्चय बोधक अवयवों के मुख्य 2 भेद होते हैं: सामान्यीकरण और व्याधिकरण। सामान्यीकरण समुच्चय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। सबके एक भेद के ऊपर भेद किए जा रहे हैं, जो अग्रांकित है। अब इधर भेद देखते हैं संयोजक। संयोजक का उदाहरण हो जाएगा और, व, एवं, तथा, भी। और विभाजक का हो जाएगा या, वा, अथवा, कि, वा, की, या, क्या, क्या। विरोध दर्शक का हो जाएगा पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। परिणाम दर्शक का हो जाएगा इसलिए, सो, अतः, अतएव। ठीक है, अब यहाँ दिया है नेक्स्ट पॉइंट, व्याधिकरण समुच्चय के मुख्यतः 4 भेद हैं, जो निम्न है: कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। कारणवाचक में आ जाएगा क्योंकि, जो कि, इसलिए, कारण बताना है। उद्देश्यवाचक में की, जो, ताकि, इसलिए की। और संकेतवाचक में जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु। स्वरूपवाचक में की, जो, अर्थात, यानी और मानो। ठीक है, अब यहाँ शुरू करते हैं निपात। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब निपात से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसको कई बार इसको दोहराते रहिएगा, सुनते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। पेज नंबर 46 से लेकर के आगे के पेज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग पढ़ते रहें। धन्यवाद।